वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारा जो सेशन चल रहा था जिसमें पुराने एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन शिक्षण वीडियो के वो हम लेके आए हैं पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। इससे पूर्व के जो वीडियो आपने अगर नहीं देखे वह भी एक बार देख लें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि है। सबसे पहला है प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि है। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक माने जाते हैं, यदि इनका जनक पूछा जाए या प्रतिपादक पूछा जाए, दोनों कौन है तो सुकरात। सुकरात द्वारा ये प्रश्नोत्तर विधि दी गई। और यहाँ पे जो ऑप्शन है एक बार हम देखते हैं, व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, गीत विधि, अर्थ विधि। जो सुकरात द्वारा दी गई थी प्रश्नोत्तर विधि, उसी विधि को खंडान्वय विधि के नाम से भी जाना जाता है। खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि के साथ हम देखेंगे एक और नाम सुना होगा आपने, दंडान्वय। दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि। प्रश्नोत्तर विधि के ही ये दो भाग हैं और प्रश्नोत्तर विधि को खंडान्वय विधि के नाम से भी जाना जाता है। खंडान्वय विधि में क्या होता है, कोई भी काव्य है या महाकाव्य है, कोई भी काव्य महाकाव्य है, कहानी है, उसका जब भी शिक्षण करवाया जाता है खंडान्वय विधि में, तो उसको दो खंडों में विभक्त किया जाता है। जैसे वो कोई बड़ी विधि है, उसको दो खंडों में विभक्त कर दिया जाएगा और विभक्त करने के बाद अध्यापक जो शिक्षण करवाएगा उससे प्रश्नोत्तर के माध्यम से करवाएगा। और वह प्रश्न किस प्रकार के होंगे, वह प्रश्न उस कहानी के विषय से संबंधित होंगे, तो वह हो जाएगा खंडान्वय विधि। विषय से संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो हो जाएगा अपना खंडान्वय विधि। और दंडान्वय विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, मुख्यतः व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। और इस पद में यदि कोई भी वर्ड आता है व्याकरण से संबंधित, उसका जब प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया जाता है, जैसे क्रिया है, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे वह दंडान्वय विधि के नाम से जाने जाएंगे। और खंडान्वय विधि में उस कहानी या उस पद्य के विषय से संबंधित जो भी प्रश्न किए जाएंगे वह कहलाएंगे खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि। और प्रश्नोत्तर विधि के कौन माने जाते हैं जनक, यदि पूछ लिया जाए खंडान्वय विधि के जनक कौन है, तो वह भी अपने हो जाएंगे सुकरात। और दंडान्वय विधि के जनक भी माने जाएंगे सुकरात। तो ये क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया होगा। इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खंडान्वय विधि। प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है खंडान्वय विधि। व्याख्या विधि में व्याख्या की जाती है। गीत विधि में प्राथमिक स्तर पर जो भी कविताओं का शिक्षण करवाया जाता है पद्य का, वह गीत विधि में किया जाता है। और अर्थबोध विधि में अर्थ द्वारा सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भाषा शिक्षण में सहायक श्रव्य सामग्री नहीं है। इसमें आपको देख के प्रश्न लगेगा बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्नों के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम उसे आसानी से ले लेते हैं, सरलता में ले लेते हैं। प्रश्न हमें पूरा पढ़ना है, चाहे इजी हो या कठिन, वह नंबर आपको सेम ही दिलाएगा। निम्न में से भाषा शिक्षण में सहायक श्रव्य सामग्री, कौन सी सामग्री पूछी गई है, तो श्रव्य सामग्री। सामग्री हमने देखा था 3 प्रकार की है, तो इसमें ऑप्शन अपन को देखना है। ग्रामोफोन कौन सी है, तो श्रव्य सामग्री है। लिंग्वाफोन, यह भी एक प्रकार की श्रव्य सामग्री है। और लिंग्वाफोन में क्या होता है, भाषा संबंधित जो भी उच्चारण है उनका दोष दूर करने के लिए लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण दोष दूर करने के लिए। शिक्षण सहायक सामग्री से पूरा एक टॉपिक वाइज वीडियो मैंने इस पर डाल रखा है प्ले लिस्ट पे, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार देख लें। टेप रिकॉर्डर, यह भी किस प्रकार की सामग्री है, श्रव्य सामग्री। और चित्र विस्तारक यंत्र, ये कैसी है, यांत्रिक दृश्य सामग्री। कौन सी है, तो यांत्रिक दृश्य सामग्री। इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा, क्या पूछा गया है, सहायक श्रव्य सामग्री नहीं है। तो कौन सी नहीं है, चित्र विस्तारक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। तो सबसे पहले यदि प्रश्न पूछा जाए व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो यदि सर्वोत्तम पूछा जाए, उपयुक्त पूछा जाए, वो कौन सी हो जाएगी, अपनी आगमन विधि। निगमन विधि का भी व्याकरण शिक्षण में प्रयोग किया जाता है।
समवाय विधि में क्या होता है, गद्य और पद्य के शिक्षण के साथ व्याकरण की शिक्षा दे दी जाती है, उसे समवाय विधि भी कहते हैं। तो जो तीनों विधियां हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, समवाय विधि, तीनों व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। इसके साथ ही एक है सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, ये सारी कौन सी है, तो व्याकरण शिक्षण की विधि है। एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें पद्य, गद्य और व्याकरण की कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं उसके पहचान कर सकेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, ये 1 नंबर में कठिनाई से संबंधित, अधिगम कठिनाई से संबंधित प्रश्न निश्चित ही पूरे पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। इस वाले टॉपिक, जो टॉपिक से प्रश्न उठने की संभावना रहती है, वह टॉपिक आपको निश्चित रूप से पूरे कर लेना चाहिए। इससे संबंधित भी मैंने वीडियो पूरा डाल रखा है। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो किस प्रकार की कठिनाई, पढ़ने, लिखने, वाचन संबंधित, इस प्रकार की जो कठिनाई होती है उन्हें अधिगम संबंधी कठिनाई कहते हैं। मैंने कहा था पढ़ना मतलब लर्न करना, और लर्न से याद रखा था मैं अपन ने लक्ष्य, क्या हो जाएगा लक्ष्य, ये डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। और ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन ने याद किया था, लेखन, लेखन संबंधी जो भी कठिनाई हो जाएगी वो डिस्ग्राफिया हो जाएगी। और मंद बुद्धि होते हैं, ये नहीं है। और सीखने में अक्षम होते हैं, ये भी नहीं है। जो भी पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वो हो जाएंगे अपने डिसलेक्सिया। इससे संबंधित वीडियो आप पूरा एक बार क्लियर देख लें। फिर है मूल्यांकन से संबंधित है। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, पूछ लिया जाए मूल्यांकन का अर्थ है, तो मूल्यांकन का अर्थ क्या है, अपना निर्णय लेना। यदि पूछा जाए ऑप्शन में हो निर्णय लेना, तो उसको आप प्रबल आंसर मानकर सही कर दे। सबसे पहले ही मूल्यांकन संबंधित है छात्र के अधिगम स्तर से, विद्यालय से, अध्यापक से, उपरोक्त सभी से। ये सारे क्वेश्चन आरबीएससी द्वारा दिए गए किसी न किसी 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड एग्जाम सभी में आए हुए हैं। वही प्रश्नों का सिलेक्शन किया हुआ है इसमें, तो आप इन्हें ध्यान से देखें। छात्र के अधिगम स्तर से जो भी मूल्यांकन किया जाता है वो छात्र के अधिगम यानी उसने कितना सीखा है उसका मूल्यांकन करने से संबंधित होता है, न कि विद्यालय अध्यापक से संबंधित होता है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। जो भी प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें जो मातृभाषा का प्रयोग होता है वह वर्जित होता है। तो प्रत्यक्ष विधि अपना आंसर हो गया। व्याकरण विधि, समवाय विधि, उपयुक्त विधि, तो अपना जो आंसर है वो प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के आधार पर कक्षा शिक्षण में बल दिया जाता है। तो हम जानते हैं वाइगोत्स्की ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, उनको हम साइकोलॉजी की क्लास अब शुरू होने वाली है उसमें हम देखेंगे। सबसे पहले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की 2 टर्म की बात करते हैं। एक वो बात करते हैं समाज और एक बात करते हैं व्यक्ति, और इन दोनों की अंतःक्रिया से जो संबंधित सीखता है, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। वाइगोत्स्की कहता है कि समाज और व्यक्ति दोनों आपस में अंतःक्रिया कर सीखते हैं या फिर अधिगम करते हैं। तो इससे संबंधित किस प्रकार की टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं, कविता दोहराना नहीं, अंतःक्रिया पर बल। वाइगोत्स्की हमेशा अंतःक्रिया पर बल देते हैं। समाज है, व्यक्ति है, आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आपस में वातावरण से के साथ अंतःक्रिया पर बल देते हैं। तो इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा, वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं, तो अंतःक्रिया पर। कक्षा में किस प्रकार की अंतःक्रिया की जा रही है, और यहाँ पर अंतःक्रिया किसके इसके मध्य होगी, अध्यापक के मध्य, अध्यापक छात्र और आपस में छात्र छात्र के मध्य भी अंतःक्रिया हो सकती है। इस प्रकार जो वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज और व्यक्ति दोनों आपस में अंतःक्रिया कर सीखते हैं, और जो आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 2। हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। हिंदी भाषा के प्रति जो भी रुचि उत्पन्न करना कौन सा उद्देश्य है, 4 ऑप्शन देते हैं। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, उच्च स्तर के छात्रों के लिए। हिंदी भाषा का जो शिक्षण करवाया जाता है उसमें रुचि उत्पन्न की जाती है, वह प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ कर दी जाती है, जिससे बालक हिंदी को पढ़ने के लिए अपनी रुचि उत्पन्न कर सके और वह हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा का प्रयोग, कौशल संबंधी सारी जानकारी प्राप्त कर सके। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। आगमन विधि भी हमने पूरी कर ली है अभी तक। आगमन विधि किस पर चलती है, आगमन विधि चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और इसके सारे शिक्षण सूत्र हम यहाँ पे अभी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मूर्त से अमूर्त की ओर, एक ये हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर।
तीसरा है अपना स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा क्या हो गया अपना स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य हो गया। एक है उदाहरण से नियम की ओर, किधर चलेगी ये शिक्षण विधि, उदाहरण से नियम की ओर। और एक और है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। जो आगमन विधि है उसके शिक्षण सूत्र मैंने यहाँ पे लिखे हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। चलो ऑप्शन देखते हैं इसमें। नियम से उदाहरण, तो ये अपना ऑप्शन कैंसिल हो गया। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी कैंसिल हो गया। अमूर्त से मूर्त की ओर, ये सारे जो भी शिक्षण आगमन विधि के हैं वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट है पढ़ना क्या है। कौशल 4 प्रकार के होते हैं, हमने देखे था। सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। बोलना और लिखना ये दोनों कौन से होंगे, अभिव्यक्त, और ये दोनों हो जाएंगे अर्थग्रहण। इसमें जो भी पढ़ना है वो क्या होगा, अर्थ ग्रहण करते हुए किसी चीज को समझना ही क्या कहलाता है, पढ़ना। तो इसमें जो अपना पहला ऑप्शन है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ये सही हो जाएगा। लिखित सामग्री की पढ़ाई करना भी पढ़ना नहीं है। स्कूल में पुस्तकें की पढ़ाई है, शब्दों का सही से पहचानना, ये भी पढ़ने से संबंधित नहीं है। विशेष रूप से पढ़ना क्या है, अर्थ ग्रहण करते हुए सीखना। जो अपना ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से है, तो हमने देखा था कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं कौशल। विशेष रूप से किस आधार पर, तो अभिव्यक्त, और दूसरा है अर्थग्रहण की दृष्टि से। अर्थग्रहण दृष्टि से अभिव्यक्त हम किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलना प्रारंभ करेंगे। फिर कैसे भी अभिव्यक्त कर सकते हैं आप, किसी भी चीज को लिख कर भी। और अर्थग्रहण करना है, हमें किसी भी बात को, विचारों को समझना है, अर्थग्रहण करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और सुनने के बाद यदि कोई लिखित सामग्री है उसे अब यदि हमें अर्थग्रहण करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं, बोलना और लिखना, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये। यदि पूछा जाए अर्थग्रहणात्मक कौशल कौन से है, तो सुनना और पढ़ना हो जाएगा अर्थग्रहण की दृष्टि से। जो अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। सहायक सामग्री का जो भी प्रयोग किया जाना चाहिए वो क्यों किया जाना चाहिए, साधन के रूप में, साध्य के रूप में, मनोरंजन के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। ये ऑप्शन डायरेक्ट कैंसिल हो गया। मनोरंजन के लिए करते हैं, साध्य के रूप में जरूर, शिक्षण करवाते समय शिक्षण सामग्री ढूंढना सहायता प्रदान करता है शिक्षण में। ये साध्य नहीं है कि उसके बिना आप शिक्षण नहीं करवा सकते, यह एक साधन के रूप में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। विषय केंद्रित, शिक्षक प्रदान, विद्यार्थी प्रदान, सहायक सामग्री प्रदान। जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है वह विद्यार्थी या छात्र प्रदान होनी चाहिए, तभी वह मनोवैज्ञानिक होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है। हर्बर्ट विधि से संबंधित सारे एक वीडियो डाल रखी है, उसे आप पहले सबसे पहले देख लें। हर्बर्ट विधि ने क्या दिया था, तो पंचपदी के नाम से भी जानी जाती है। इनकी जो पाठ योजना है पंचपदी पाठ योजना, और पंचपदी पाठ योजना में कौन कौन से सोपान अक्सर पूछ लिया जाता है, तो एक है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण, और अंतिम जो है 5वां प्रयोग। इसका क्रम आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। और पंचपदी पाठ योजना के रूप पूछ लिए जाए तो रूप कितने हैं, 2 है, प्रयोग और दूसरा है अपना, पहला प्रयोग हो गया, दूसरा हो गया अपना समवाय या फिर समवाय विधि। रूप पूछे तो कितने हैं, 2, और सोपान पूछे तो 5 है, पंचपदी के नाम से भी जाना जाता है। यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है। इसमें पूछा गया कौन सा है, दोष। क्या पूछा गया है, दोष नहीं है, यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है, ये इसका दोष है। रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है, ये भी सही बात है। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, गुण है।
यह शिक्षण विधि का क्या है, गुण है। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर बल दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना, यह शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, यह हर्बर्ट विधि का दोष न होकर गुण है। नेक्स्ट है, पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था। यह प्रश्न हमने पहले भी देखा था, मौर्य मोंटेस्क्यू द्वारा दिया गया साहचर्य प्रणाली जो किंडरगार्टन पद्धति है, उसी का एक और नाम क्या है, उपनाम साहचर्य प्रणाली। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। एक होता है निदान, एक होता है उपचार। निदान क्या करेगा, किसी भी कठिनाइयों के कारणों को जानेगा। किसी व्यक्ति विशेष या फिर विद्यार्थी की जो भी कठिनाई है उसके कारणों को जानना कहलाता है निदान करना। कारणों को जानना, त्रुटियों को पहचानना हो गया, कारणों को जानना हो गया, और कारणों को जानने के बाद किया जाता है उस कारणों का उपाय या फिर उपचार, वह कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। और जो उपचारात्मक शिक्षण है सबसे अधिक प्रक्रिया पर बल देता है व्यक्तिगत, क्योंकि सभी की कठिनाइयां अलग अलग होती है, उनके उपचार भी अलग अलग होंगे। तो जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपना आंसर सही हो जाएगा। लीन और मिलर के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के प्रश्नों की कितनी श्रेणियों में बांटा गया। 2005 में उन्होंने बांटा था प्रश्नों के प्रकार को 2 भागों में। एक बांटा था वस्तुनिष्ठ, दूसरा था निबंधात्मक। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, एक ही सही उत्तर होता है। अब निबंधात्मक में व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए यह किया जाता है, अभिव्यक्ति प्रस्तुत के लिए। और इसमें वस्तुनिष्ठ में एक ही उत्तर होता है। जो प्रश्नों के प्रकार लीन और मिलर ने बांटे थे उसको बांटा था 2 भागों में, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। अपना जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन का प्रयोजन क्या है। हमेशा देखा गया है हमने, एक शब्द आता है आकलन, मूल्यांकन, परीक्षा। आकलन, मूल्यांकन, परीक्षा। जो आकलन किया जाता है वह आंकिक रूप से नहीं किया जाता है, केवल अनुमान लगाया जाता है, वह कहलाता है आकलन करना। और मूल्यांकन, मूल्यांकन अंक और परीक्षा दोनों के माध्यम से एक निर्णय लिया जाता है, वह कहलाता है मूल्यांकन। और परीक्षा में एक आंकिक गणना की जाती है जिसमें एक अंक दिया जाता है कि ग्रेडिंग दी जाती है, वह कहलाती है परीक्षा। इससे संबंधित पूरा अर्थ के आधार पर किस प्रकार इसको बांटा गया, इसको वीडियो लेके आएंगे जिसमें देखेंगे हम इसमें क्या क्या अंतर है, पूरा डिटेल से वहाँ पर। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन का प्रयोजन होता है निरंतर प्रतिपुष्टि देना, सही है। अपेक्षित भाषाई कौशलों के विकास का मापन करना, ये भी सही है। उपचार हेतु अधिगम की कठिनाई का पहचान, किसी भी प्रकार का जो आकलन किया जाएगा उसमें निरंतर प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। भाषाई कौशलों का विकास का मापन, यानी कि जो भाषा के कौशल का विकास हुआ है या नहीं उसका भी आकलन करने किया जाएगा। और अधिगम में कठिनाइयां कहाँ आ रही है वह भी पहचान, यानी निदानात्मक के लिए भी आकलन का प्रयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना इसका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। बच्चों की भाषा के आकलन में प्रश्नों को पूरा व्यवस्थित समझना है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। सबसे पहले पोर्टफोलियो बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये शब्द आता है जो नहीं जानता है पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो एक होती है फाइल, और ये फाइल संबंधित होती है छात्र से। छात्र विद्यालय में जब से प्रवेश करता है प्रथम दिन से तब तक जब तक वह विद्यालय में है, जब तक वह विद्यालय में है, चाहे वह विद्यालय से अंतिम कक्षा के रूप में टीसी लेकर जाए या फिर विद्यालय से पलायन कर जाए, तब तक जब तक वह उस विद्यालय में है उसकी जो पूरी देख रेख या उसके जो मूल्यांकन है, उसकी परीक्षा है, अर्धवार्षिक के सारे की एक फाइल में रिकॉर्ड रख के रखी जाती है, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो फाइल। जिसके माध्यम से बच्चा किस तरह से अधिगम कर रहा है, उसे कहाँ समस्या हो रही है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसकी सारी जानकारी पोर्टफोलियो के माध्यम से हमें मिल जाती है कि इस बच्चे ने इस तारीख को विद्यालय में प्रवेश लिया था, इस कक्षा में लिया था, कब लिया था, उस समय उसके सारी गतिविधियां इसमें सम्मिलित की जाती है, यह कहलाती है पोर्टफोलियो। अब हम बात करते हैं बच्चों की भाषा के आकलन। इसमें पूछा गया है भाषा के आकलन से संबंधित प्रश्न है।
पोर्टफोलियो की मदद से बालक को पसंद नापसंद की जांच सूची बनाई जा सकती है। ये बात सही है, लेकिन भाषा के आकलन से संबंधित देखना है हमें। पोर्टफोलियो प्रश्नावली सूची बनाने में भी मदद करती है। ये बात सही है कि पोर्टफोलियो के माध्यम से हम प्रश्नावली सूची बना सकते हैं। इसके द्वारा बालकों की मौखिक भाषा को भी समझा जा सकता है। ये बात भी सही है। भाषा विकास को जानने में सहायक, इसमें प्रश्न पूछा गया भाषा के आकलन से संबंधित, जो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भाषा विकास के जानने में सहायक के जो भी प्रबल आंसर अपना हो जाएगा इसमें चौथा ऑप्शन। अंतिम प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? जो उच्चारण है, लेखन है, रुचि उत्पन्न करनी है भाषा में, ये सारा कार्य किया जाएगा प्रारंभिक स्तर से ही। जब बालक छोटा है उसी स्तर पर अभी उसमें कौशल विकसित किए जाएंगे शुद्ध उच्चारण के लिए। और भाषा शिक्षक का मुख्य दायित्व होता है कि छात्र शुद्ध उच्चारण करें, शुद्ध उच्चारण करें। तो इसमें हो जाएगा अपना प्रारंभिक स्तर। आज के हमारे इस सेशन में 20 क्वेश्चन हमने लिए थे। थैंक यू सो मच। यदि आप फ्री में नोट्स अवेलेबल करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, रीट है, किसी भी प्रकार के जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो अभी आप डाउनलोड कीजिए विस्तृति ऐप एजुकेशन, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।